इस कहते हैं पीछे वाली परतें पश्चनाभि सिलिया पेशियाँ कहलाती हैं। ये पेशियाँ जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं को लटका कर रखती है। नेत्रलोक की सबसे भीतरी सूक्ष्म गहरी परतों को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है जो प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें देखने का आभास होता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव या नेत्रोद में भरा होता है तथा लेंस और रेटिना के बीच का भाग कचाव द्रव से भरा होता है। देखने की क्रिया आँख वास्तव में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। कैमरे में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है, उसी प्रकार आँख में आगे लेंस और पीछे रेटिना होता है। कैमरे में जो काम शटर का होता है वही काम आँख के पलक करते हैं। प्रतिरातिक या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अंधेरे में परितारिक के बीच का छेद अभिमुख जिसे पुतली कहते हैं सतह फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है। अतः कैमरा में जो काम प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है वही काम आँख में पुतली करती है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आँख पर पड़ती है तो वे कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस अववर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है और वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ देखते हैं। आँख जैसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है। ये परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आँख के उस सामर्थ्य और समंजन क्षमता कहते हैं जिसकी एक सीमा होती है। सामान्य आँख अतः दूरी से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। समंजन की क्रिया जब हम अंतः पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को सामान्य आँख का नेत्र लेंस रेटिना पर फोकस करता है। अब यदि वस्तु अंतः से आँख की ओर चलता है तो आँख अपने सिलियरी पेशियों को तनाव बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से कम करता जाता है कि वस्तु से आने वाली किरणें आँख के रेटिना पर फोकस होती रहती हैं और हम वस्तु को साफ साफ देखते रहते हैं। इसी क्रिया को समंजन कहते हैं। जिस न्यूनतम की दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे संकेत डी से सूचित किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। सामान्य नेत्र के लिए ये दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु और निकट बिंदु वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अंतः पर होती है। वह निकट स्थायी बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर पर होता है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहा जाता है। परंतु कुछ व्यक्ति दूर यानी अतः पर यह निकट 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। उम्र के बढ़ने के साथ सिलिया मांसपेशियों की सक्रियता घटने के कारण ये अन्य कारणों से ऐसे दोष होते हैं। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल या उत्तल लेंस युक्त चश्मों का उपयोग कर इस प्रकार के दृष्टि दोषों को दूर किया जाता है। दृष्टि दोष तथा उनके सुधार, किस तरह सुधार किया जा सकता है, ये भी तो जानना जरूरी है। हम जान लिए क्या क्या किससे होता है। स्वस्थ नेत्र द्वारा अर्थात बहुत दूर पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई है। वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। उपयुक्त लेंसों द्वारा इन दोषों को दूर किया जाता है। इन लेंसों को जब फ्रेम में जड़ किया जाता है तब चश्मा बनता है, किंतु अब उपयुक्त लेंसों को बनाकर इन्हें सीधे नेत्रलोकन में लगा देना संभव है। जैसे लेंसों को स्पर्श लेंस कहते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसके लिए दूर बिंदु जो सामान्य आँखों के लिए अतः दूरी पर होती है, अंतः न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु F पर होती है। दोष के कारण, इस दोष के 2 कारण होते हैं। नेत्रलोकन का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूसरा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाना। बहुत दूर पर रखी वस्तु से आती समांतर किरणें रेटिना के सामने आई पर फोकस हो जाती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना के सामने बनता है, इसलिए वो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। यदि वस्तु अतः से आँख की ओर चलता है तो प्रतिबिंब आई रेटिना की ओर बढ़ता जाता है, और जब वस्तु F पर होती है तो प्रतिबिंब आई रेटिना पर बनता है और आँख वस्तु को साफ साफ देख पाता है। अतः ऐसे
नेत्र के लिए दूर बिंदु F होता है। यदि अब वस्तु नेत्र के दूर बिंदु F से आँख की ओर चलता है तो स्मंजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात आँख अपने सिलेरियाँ पेशियों के तनाव को बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से कम करता जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना पर ही बनता है। स्मंजन तब समाप्त हो जाता है जब वस्तु इस नेत्र के निकट बिंदु N पर हो। N सामान्य नेत्र के निकट बिंदु पर होता है से आँख के निकटतर होता है। इस प्रकार ऐसे नेत्र के लिए दृष्टिपारस जो सामान्य नेत्र के लिए अतः N तक होता है, घटकर N से Fn से ही रह जाता है। इसी कारण से अब उपचार इसका किस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस आपसी या अवतल उसका अपसारी या अवतल होता है, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसारित कर देता है कि किरणें नेत्र को F से आती प्रतीत होती है। दूर से आने वाली समांतर किरणें पहले अवतल लेंस से अपसारित होकर और फिर नेत्र लेंस से अभिसारित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती है और इस प्रकार नेत्र बहुत दूर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। अतः आवश्यक चश्मे के अवतल लेंस की फोकस दूरी दोषपूर्ण नेत्र के दूर बिंदु तक ही दूरी के बराबर होनी चाहिए। दूर दृष्टि दोष जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसके लिए निकट बिंदु जो सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी N पर न होकर नेत्र से और अधिक दूरी पर बिंदु N पर होता है। दोष के कारण इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। नेत्रलोकन का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये सब उसके दोष हैं। 25 सेंटीमीटर दूर N पर रखी वस्तु से आती किरणें रेटिना के पीछे आई पर फोकस हो जाती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना से पीछे बनता है। इसलिए वह नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी N पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। चूँकि ऐसे नेत्र के लिए निकट बिंदु N है, अतः N पर रखी वस्तु से आती किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसीलिए वह N पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यदि वस्तु सामान्य नेत्र के निकट बिंदु N से आँख से दूर हटता है तो प्रतिबिंब रेटिना की ओर खिसकता है, और जब वस्तु N पर होती है तो प्रतिबिंब आई रेटिना पर बनता है और आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है। अतः ऐसे नेत्र के लिए निकट बिंदु N और N सामान्य नेत्र के निकट बिंदु N जो लगभग 25 सेंटीमीटर पर होता है
से आँख की अधिक दूरी पर होता है। यदि अब वस्तु नेत्र के निकट बिंदु N से आँख की दूरी हटता है तो समंजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात आँख अपने सिलिरियाँ पेशियाँ के तनाव को कम करता नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से बढ़ाता जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना पर बनता है। समंजन तब समाप्त हो जाता है जब वस्तु अंतः पर हो। इस प्रकार ऐसे नेत्र के लिए दृष्टिफ्रास जो सामान्य नेत्र के लिए अतः N तक होता है घटकर अतः N ही रह जाता है। उपचार: इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अपसारी या उत्तल होता है, जो सामान्य निकट बिंदु N पर स्थित वस्तु से आती किरणें को इस अभिसारी कर देता है। किरणें नेत्र को N से आती प्रतीत होती है। सामान्य निकट बिंदु N से आने वाली किरणें पहले अपसारी या उत्तल लेंस से अभिसारित होकर और फिर नेत्र लेंस से अभिसरित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती है और इस प्रकार नेत्र सामान्य निकट बिंदु N पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। अतः आवश्यक चश्मे का उत्तल लेंस ऐसा होना चाहिए कि सामान्य निकट बिंदु पर रखी वस्तु का अपसारी काल्पनिक प्रतिबिंब दोषपूर्ण नेत्र के अपने निकट बिंदु पर बने। अतः नेत्र से की दूरी N की दूरी प्रतिबिंब दूरी होती होगी। दरादृश्यता दोष। तीसरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस का चलक कम हो जाने पर और सिलिरियाँ मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ बिंदु भी प्रभावित होता है और वास्तविक निकट दृश्यता और दूरदृष्टिता दोनों से पीड़ित हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिया जाता है। इस चश्मे का ऊपर वाला भाग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए तथा नीचे वाले भाग पढ़ने के लिए उपयुक्त होता है। वायुमंडल अपवर्तन। ये साधारण अनुभव की बात है कि चलते हुए चूल्हे का स्टोव के ठीक ऊपर की विक्षुब्ध गर्म हवा के दूरी और की वस्तुओं को देखने पर वे वैतरित्व ढंग से हिलती हुई दिखाई पड़ती है। चूल्हे या स्टोव के ठीक ऊपर की हवा उसके और ऊपर की हवा की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। चूँकि ठंडी तथा अधिक सघन हवा की अपेक्षा गर्म हवा हल्की और कम सघन होती है, इसलिए ये भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। यही कारण है कि हवा में अपवर्तनांक में परिवर्तन होने के कारण हवा में दूरी और की वस्तुएं कुछ हिलती हुई दिखाई पड़ती है। वायुमंडलीय अपवर्तन अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण भी कुछ प्रकाश का
प्रभाव देखने को मिलता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्न घटनाएं मुख्य हैं। तारों का टिमटिमाना। जब हम तारों को देखते हैं तो उसकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है और तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों का चमक में ये घट बढ़ वायुमंडलीय का असमानता के कारण होती है। पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता। गर्म तथा ठंडी हवा भी धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है। इसलिए तारों से प्रक्षेपों तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाली परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल के एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक और अधिक विचलित। तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्योंकि हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। फलस्वरूप तारों का प्रवेश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा ये ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। इसलिए चंद्रमा ये ग्रह से आती किरणें में वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण वह थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी की सतह पर अधिकतम है और ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं घनत्व घटता जाता है। जब सूर्य का किरणें लगभग पूर्ण निवारण शून्य से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरणें अपवर्तित हो जाती है। विचलन तब महत्व होगा जब किरणें वायुमंडल की सतह पर लगभग पृष्ठस्पर्शी आपतन पर पड़ती है, अर्थात जब सूर्य शिक्षित पर होता है। अपवर्तन के कारण किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती है। इसका काफी बढ़ा हुआ सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई पड़ता है। दिखाई देने लगता है जब शिक्षित से थोड़ा नीचे ही होता है। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे चले जाने के कारण समय बाद तक दिखाई देता है। इस कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय लगभग 4 मिनट का बढ़ जाता है। पुनः जब सूर्य क्षितिज के निकट रहता है तो वह अंडाकार या चिपटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि निचली कोर के किरणें वायुमंडल के अधिक परतों से होकर गुजरती है, अतः इनका अपवर्तन अधिक होता है। इसीलिए सूर्य का आवर्धन व्यास छोटा मालूम पड़ता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रिज्म द्वारा
सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कुछ अद्भुत घटना देखने को मिलती है। इसकी जानकारी के लिए एक प्रयोग करते हैं। कार्यकलाप। एक समतल दर्पण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सूर्य का प्रकाश उससे परावर्तित होकर एक जैसा कमरे में प्रवेश करें जिसके अन्य खिड़की दरवाजे बंद हो। प्रकाश के पथ से एक ऐसा गत्ते को रखते हैं कि जिसमें एक महीन छिद्र बना हो जिससे सूर्य के प्रकाश की एक पतली किरणपुंज प्राप्त होती है। जब एक प्रिज्म को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रकाश की किरणपुंज प्रिज्म से अपवर्तन पृष्ठ पर पड़े अर्थात आपतित हो और अपवर्तित होकर प्रिज्म से दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकले। प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के निकट एक सफ़ेद कागज पर्दा इस प्रकार रखते हैं कि जिससे निगर्त किरणपुंज इस कागज पर्दा पर पड़े। पर्दे पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। रंगीन प्रकाश की इस पट्टी को श्वेत ड्रम या वर्णपट कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम वर्णपट का एक सिरा बैंगनी रंग का तथा दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन 1642 से 1727 ने कहा कि सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। उन्होंने एक दूसरे प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम के रंगों को और विभाजित करने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि दूसरा प्रिज्म उन रंगों को अधिक रंगों में विभाजित नहीं करता। फिर उन्होंने दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म से विपरीत रखा और पाया कि दूसरे प्रिज्म से निर्गत प्रकाश श्वेत प्रकाश था। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों से ही बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का श्वेत विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को देखने पर ये पता चलता है कि एक रंग कहाँ समाप्त होता है और दूसरा रंग कहाँ प्रारंभ होता है। ध्यानपूर्वक देखने पर श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में हम 7 प्रमुख रंग देख पाते हैं। वे रंग हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हिंदी में इन रंगों के प्रारंभ के अक्षरों को उसी क्रम में लिखने पर ये शब्द बेजानियापीला बनता है, जिसे याद रखने का स्पेक्ट्रम 7
रंगों का नामों को आसानी से बताया जा सकता है और जेनी में ये शब्द बनता है। रंगीन पट्टी स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का कारण देखते हैं क्या है। रंगीन पट्टी स्पेक्ट्रम इस कारण उत्पन्न होती है कि प्रिज्म द्वारा विभिन्न वर्णों विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है। लाल वर्ण रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी वर्ण रंग का विचलन सबसे अधिक, अर्थात अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का विचलन कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा कम होता है। प्रिज्म द्वारा विभिन्न वर्णों रंगों के अलग अलग विचलन का कारण यह है कि विभिन्न वर्णों विभिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश